हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो अगर आपको, आप कह सकते हो कि अगर आपको एक मैराथन चाहिए, और मैराथन भी मैं ऐसी नहीं बोल रही हूँ कि 3 से 4 घंटे की है। अगर आपको एक शॉर्ट में बिल्कुल क्रिस्प वीडियो चाहिए जिसमें आपके मेन मेन करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको मिल जाएं, बिल्स आपको मिल जाएं, स्कीम्स मिल जाएं, आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या चीजें याद रखने वाली हैं, तो उस सब की, और स्पेशली आज आप जो डिस्कस करने वाले हो, दैट यू आर गोइंग टू कवर इज यूनियन बजट। ठीक है, तो आपको मैं ये बता दूं, सारी डिटेल्स सारी की सारी आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। वो है आज की वीडियो, जिसमें आप करंट अफेयर्स भी करने वाले हो, बिल भी पढ़ने वाले हो, जो इंपॉर्टेंट बिल्स सरकार ने निकाले हैं, पास किए हैं, स्कीम्स, इकोनॉमी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बजट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग इट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो यू गाइस कैन ज्वाइन आवर चैनल, क्योंकि उसी पे सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप देखिए इसको एंड तक, और अगर आपको अच्छी लगेगी देन यू कैन गेट द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के फोकस एरियाज क्या क्या हैं। तो एक तो हमारा सबसे मेन एरिया है बजट का, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है बजट। ठीक है, यूनियन बजट 25-26। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन के क्या क्या इंडेक्सेस रहे हैं, इंडाइसिस क्या क्या आए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो आया था 2019 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं। यूनिसेफ की क्या क्या फाइंडिंग्स रही हैं इंडिया को लेकर, ग्लोबल इंडाइसिस एंड स्कीम्स। सो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, एंड एज यू कैन ऑल सी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बजट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके से ये वाला बिल भी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे आप सीबीटी 2 के लिए जा रहे हो, एनटीपीसी के लिए, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं की फीचर्स ऑफ बजट 25-26। तो हमारा बजट 1 फरवरी को पेश होता है, और निर्मला सीतारमन जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो पेश करती हैं। तो अभी सरकार में जब उन्होंने बजट पेश किया, तो उन्होंने विकसित भारत की तरफ जो है वो अपनी जर्नी दिखाई है। गाइज, जो जो मैं बता रही हूँ ना, जो इसके अंदर डाला हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से, मतलब इसको ना बहुत अच्छे से कर लेना, मतलब क्योंकि बहुत अंदर से क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ आपसे परसेंटेज पूछेगा, इकोनॉमी का कुछ पूछेगा, जीडीपी पूछेगा, इन्फ्लेशन नहीं। बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिटेल वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने जो अपना डाला है वो किसके ऊपर डाला है, जो पूरा ध्यान है विकसित भारत। और ये जो विकसित भारत के ऊपर उन्होंने एक स्कीम भी निकाली है, विकसित भारत एट 2047। ठीक है, तो ये 2047 क्या है? 2047 इज विकसित भारत एट 2047। तो 2047 में पूरे 100 साल हो जाएंगे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले हुए। तो इस वजह से उन्होंने विकसित भारत के नाम से स्कीम निकाली है, ताकि 2047 तक उनको किस किस चीज में इंडिया की कहाँ कहाँ उन्नति चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, वो चीजें अपना गोल अटेन कर सकें। मेनली जो उनका फोकस है, 4 जन पर उनका फोकस रहा है। गरीब, जो इस बार का बजट निकाला था उसमें, तो उन्होंने 4 शब्द यूज किए हैं, पुअर, यूथ, फार्मर्स और विमेन। ये तो है इंग्लिश में। अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो गरीब, युवा, अन्नदाता एंड नारी। गरीब मीन्स पुअर, युवा मीन्स यूथ, अन्नदाता मीन्स फार्मर एंड नारी मीन्स विमेन। सो सबसे ज्यादा इन्होंने मिडिल क्लास को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। जो मिडिल क्लास आदमी है, मिडिल क्लास जो मेन है, उनकी क्लास को थोड़ा स्ट्रेंथ मिली है। कैसे? क्योंकि उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई कर दिया है। अब जो लिमिट है वो 12 लाख हो गई है, जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स को भी बहुत इंक्रीज किया है। जो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं फॉरेन के, भाई फॉरेन क्या करती हैं, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती है और वो इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। एफडीआई की एक लिमिट हुआ करती थी, ठीक है, तो अब वो लिमिट उन्होंने बढ़ा दी, कि इंडिया में अगर आओगे, जैसे मान लो पहले ये था कि सिर्फ अगर किसी भी कंपनी में तुम इन्वेस्ट करते हो, मान लो ऐसा है नहीं कि सिर्फ 20% आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कि 20% जो भी टोटल कैपिटल है उसका 20% दे सकते हो। अब ऐसा नहीं है, अब उन्होंने काफी लिमिट बढ़ा दी। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर को उन्होंने की इंजन माना है, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो खुद सोचो ना, अगर एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन्होंने 2 स्कीम्स निकाली। स्कीम्स बहुत सारी है जो 2 लर्न करनी है। एक तो नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स,
ठीक है। जो अच्छी वैरायटी के सीड्स हैं उन पे उनका एक नेशनल मिशन निकाला है, और एक आत्मनिर्भरता इन पल्सेस दाल, और कौन सी दाल पे मेन फोकस है? मस्टर्ड पे। ठीक है। मस्टर्ड जो सॉरी ऑयल में, जो मेन फोकस है ऑयल में, हाई यील्डिंग सीड्स ऑफ ऑयल का, वो मस्टर्ड पे सारा फोकस है। ठीक है। इसके अलावा वो एमएसएमई यानी मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, ओके, जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं उनको भी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिल चुकी है, और पहले 3 लाख लिमिट थी, 5 लाख लिमिट कर दी उन्होंने। ठीक है। तो आपको अगर छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप है, छोटे छोटे एंटरप्राइज, बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं, तो उनको अगर गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए तो पहले अगर वो 3 लाख की हेल्प ले सकते थे, वो 5 लाख की ले सकता, तो यानी उनके लिए ग्रोथ का स्कोप काफी बड़ा है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर में दो स्कीम हो गई, कौन कौन सी? एक तो हाई यील्डिंग सीड्स ऑयल सीड्स पे बेस्ड है, और आत्मनिर्भरता इन पल्सेस दालों के ऊपर है। एमएसएमईज में उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स दिए हैं, और इसका नाम भी था आई गेस KYY करके कुछ था। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाने की कोशिश करी उन्होंने? उन्होंने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया। ठीक है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जिसमें 25,000 करोड़ का कॉर्पस है, इतना अमाउंट है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या करा? एक्सपोर्ट्स पे इस बार फोकस किया है, कि हम इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, यानी हमें जो हमने खरीदा दूसरे देश से हमारे देश में आया। एक्सपोर्ट मतलब जो हम बेच रहे हैं दूसरे देशों को, उस पे उन्होंने फोकस किया। ठीक है। इसके अलावा कॉटन, फुटवेयर और लेदर, ये तीनों अच्छे से रट लेना, इनके कॉम्पिटिटिवनेस में, कि हाँ ठीक है हम इनको बेचेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। मेजर एलोकेशन क्या है पूरे बजट का भी ध्यान से समझना। पूरा बजट समझ लो 50.5 लाख करोड़ का है, 50.65 लाख करोड़ का पूरा एक्सपेंडिचर है हमारा, जिसमें से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले तो जो एक साल के अंदर अंदर होना है, वो है 39.30 लाख करोड़। ठीक है। तो 50 में से समझ लो 40 तो हमें एक साल के अंदर करना है, और जो बचा हुआ 10 है वो ऐसा है जो धीरे धीरे होगा, मतलब जैसे हमने लोन ले लिया, ठीक है, लोन हमने ले रखा है वर्ल्ड बैंक से, तो वो धीरे धीरे जाता है, राइट, तो वो आएगा कैपिटल में। तो रिवेन्यू वाले वो होते हैं जो आपको आप समझ लो एक साल के अंदर अंदर आपको उनको देना पड़ता है, विद इन 12 मंथ्स, और ये एक साल से ज्यादा का टाइम लगता है इसके अंदर। ठीक है। अब ये जो एलोकेशन, जो बजट है आपका, वो किस किस सेक्टर में बांटा गया है? तो क्या मैंने बताया, 50.65 लाख करोड़ का टोटल बजट है, 39.30 लाख करोड़ का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो इसी बार होगा, और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो आपका राम आराम से होता रहेगा, वो है 10.75 लाख करोड़ का। अब कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है? सबसे ज्यादा हुआ है डिफेंस में। ठीक है। अपनी आर्मी पे, अपनी मिलिट्री पर, आपके एयरफोर्स पे, डिफेंस पे सबसे ज्यादा हुआ है। फिर अब बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सारे देख लो, एजुकेशन पे भी कुछ हुआ है, हेल्थ पे हुआ है, एग्रीकल्चर पे हुआ है, रूरल डेवलपमेंट पे हुआ है, कि गरीब बोल रही हूँ, गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका कैसे विकास होगा, और होम अफेयर्स पे हुआ है, कि यानी जो देश के अंदर के ही मैटर्स हैं। अब देखो कैसे कैसे हुआ है, अगर मैं बात करूं एडुकेशन। ठीक है। ओके। अच्छा, ये एक सेकंड गाइज, ये हो गया आपका एलोकेशन। एक सेकंड, यहाँ पे हेडिंग गलत है, लेट मी डू दिस। सो इट इज बजट एलोकेशन। तो बजट एलोकेशन कैसे हुआ है? देखो जैसे मैंने बताया सबसे ज्यादा डिफेंस पे है। अब एक बार जरा आंख उठा, आप एक बार देखो डिफेंस पे, 6,81,210 करोड़। ठीक है। तो लाख करोड़ में है लगभग 681 समझ लो। उसके बाद आ जाओ, जो हमने खर्चा किया है होम अफेयर्स पे शहर के अंदर, 2,33,211 करोड़ रुपए का। इसके अलावा इसके बाद आ जाओ, आपका देखो एडुकेशन पे हुआ है 266, हेल्थ पे हुआ है 171। मैंने कैसे याद किया है मैं आपको ये बता सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने याद कर लिया डिफेंस का। ओ गॉड, एक सेकंड का टाइम देना। या तो सबसे पहले मैंने याद किया है डिफेंस का, क्योंकि सबसे ज्यादा था 681। ठीक है। फिर मैंने याद किया है होम का, वो भी सबसे नहीं, होम से ज्यादा एडुकेशन का,
तो कैसे याद रखोगे? भाई डिफेंस पे चले गए यानी आपने युद्ध कर लिया, युद्ध ये, लेकिन युद्ध करने से पहले आपको सारा ज्ञान दिया जाता है ना कि कहाँ कहाँ आर्मी खड़ी है, तो एडुकेशन आ गया, ठीक है। एडुकेशन पे आ गया 266। देन कम्स होम अफेयर्स, ठीक है, 233। इस तरीके से याद कर लो। फिर आती है हेल्थ, हेल्थ है 171। फिर आता है रूरल डेवलपमेंट 128। देन कम्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का सबसे कम हुआ है 95, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखोगे, ये है आपका पूरा बजट एलोकेशन, आप देख सकते हो। डिफेंस का सबसे ज्यादा है, उसके बाद एडुकेशन, तो ये हो गया नंबर 1। देन कम्स सेकंड, देन कम्स होम अफेयर्स, उसके बाद आपका हो चुका है हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल एंड एलिड एक्टिविटीज, तो ये हो गया आपका एलोकेशन, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर अगर आप ब्रेकअप देखोगे पूरा, मतलब मैं ये इंडिविजुअल, यहाँ तो सेक्टर्स में ब्रेकअप था, ये सेक्टर में ब्रेकअप नहीं है। देखो ये जितना भी आपका खर्चा है ना, बहुत सारा खर्चा तो ऐसा है जो इंटरेस्ट आपका जाएगा, लगभग 25 है आई गेस, 25% जो तो ऐसा है जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना है आपको, ठीक है। फिर स्टेट्स का शेयर है 22%, जो सेंटर को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को बजट बांटना है तो उसमें 22% तो सब राज्यों को चला जाएगा। जो बचा हुआ हिस्सा है वो है जो उन्होंने स्कीम निकाली है सोशल सेक्टर्स वगैरह उन सब के लिए। तो देख सकते हो इंटरेस्ट की पेमेंट 25% करनी है, स्टेट्स का शेयर 22% का है, तो अगर मुझे किन्हीं को रुपए बांटने हैं तो मेरा तो वो खर्चा ही है ना, राइट। उसके बाद सोशल सेक्टर और दूसरा जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, डिफेंस सब कुछ आता है वो बचा हुआ है। तो आप ये समझ लो लगभग 53% जो हमारा पूरा बजट है ना, उसमें से हमने इन सब चीजों में बांटा है। अब स्कीम्स क्या क्या निकाली हैं, जैसे आपको पता है कि किसान है ना, अन्नदाता, उन उससे रिलेटेड भी, क्योंकि वो कैसे पूछेगा आपसे, वो आपके पास ले जाएगा सबसे पहले आपको बजट पे, बजट से लेकर आएगा आपको स्कीम्स पे, कि किसान एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर माना है, उन्होंने बोला ग्रोथ इंजन है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या स्कीम निकाली। तो सबसे पहली स्कीम निकाली नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, ठीक है। तो हाई यील्डिंग सीड्स पे जो नेशनल मिशन निकाला है, टू डेवलप हाई यील्डिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट सीड वेराइटीज, तो वो ये बोल रहे हैं ताकि ऐसे बीज बना सकें जो कम जगह में, यानी एक तो बहुत ज्यादा फसल दें, वो बादल या क्लाइमेट को देखते हुए रेजिलिएंट रहे कि गर्मी सर्दी में खराब ना हो, पेस्ट रेजिस्टेंट कीड़े भी ना लगे। लगभग 100 से भी ऊपर वेराइटीज जुलाई 2024 में रिलीज हो गई थी। कितना बजट इसको अलॉट किया है इस स्कीम को? 100 करोड़, ठीक है। 2025-26 वाले साल के लिए 100 करोड़ रुपए इस स्कीम में वो लगाएंगे। किसने लॉन्च की? लॉन्च तो वैसे ये सब कुछ जितनी भी स्कीम्स आप पढ़ोगे, ये सारी स्कीम्स यूनियन बजट के दौरान लॉन्च की। किसने लॉन्च की? निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च की। लेकिन किस मिनिस्ट्री, ये कौन मिनिस्ट्री इसको देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की मिनिस्ट्री इसको देखेगी और निर्मला सीतारमन ने इसको अनाउंस किया। अगली है नेशनल मखाना बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार में मखाना, ठीक है, बिहार में मखाना खाना है, तो मखाने की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और इतनी बढ़ानी है कि हमको एक्सपोर्ट करना है दूसरे देशों को, तो हमने क्या करा, एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी बिहार के अंदर। दरभंगा के अंदर तो स्टैब्लिशमेंट है और वहां पे अब प्रोसेस उसकी स्टार्ट हो चुकी है। बजट एलोकेशन 100 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग भी कराई जाएगी इसमें, जो आपके फार्मर हैं जो मखाना उगाएंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाएगी कि मार्केटिंग आपको कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करोगे, एक्सपोर्ट कैसे करोगे, सब कुछ उनको बताया जाएगा। किसने लॉन्च की थी? पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी। फिर आ जाओ पीएम धन धान्य कृषि योजना, ये सारी स्कीम्स वो हैं जो एग्रीकल्चर में आई हैं, ओके। धन धान्य कृषि योजना सीधा किसानों से रिलेटेड है, 6 साल का मिशन है, 2025-26 से स्टार्ट हुआ है, पल्सेस पे ये ध्यान देगा, ठीक है। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस है ना, बस ये समझ लो वहां से ये कनेक्टेड है। तो ये जो मेन धन धान्य कृषि योजना है वो आपका दालों पे ध्यान देगा। 24,000 करोड़ का इसका एनुअल बजट है, 100 डिस्ट्रिक्ट से भी ऊपर में ये लागू हो चुकी है। कितने फार्मर्स को बेनिफिट करेगी? 1.7 करोड़ फार्मर्स को लगभग ये बेनिफिट करेगी। इसका मेन काम है कि क्रॉप को कैसे डाइवर्सिफाई की जाए, कि सिर्फ एक स्टेट पे प्रेशर ना हो कि ये स्टेट ये उगाता है, हालांकि दैट इज
ऑल्सो ड्यू टू द सॉइल, कि वहाँ क्या सॉइल मिलती है। जैसे महाराष्ट्र में कॉटन उगता है क्योंकि वहाँ ब्लैक सॉइल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही। तो मतलब अगर कुछ ऐसे मीन्स हो जिनकी वजह से हम उगा सकते हो। ये किसने लॉन्च की? सेम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको लॉन्च की थी। तो धन धान्य कृषि योजना का क्या हुआ था? 6 साल का मिशन है, पीएम मोदी ने लॉन्च किया था, 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट करेगा, 24,000 करोड़ का इसका बजट है। अगला देखो, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ये 5 साल का इनिशिएटिव है। कॉटन की यील्ड को बढ़ाने के लिए प्रॉपर रिसर्च की जाए ताकि कॉटन अच्छी उगे और बेस्ट उगे। इसके अलावा डेवलप्स क्लाइमेट स्मार्ट, पेस्ट रेजिस्टेंस, ये तो तीनों चीजें सब में डाल रहे हैं। जहां भी ये साइंस ऐड कर रहे हैं ना, तो वहां 3 चीजें देख रहे हैं कि क्लाइमेट से इतना इफेक्ट ना हो, पेस्ट से कीड़े मकोड़े या कोई बीमारी ना लगे, और हाई यील्डिंग यानी बहुत ज्यादा फसल उगनी चाहिए। तो ईएलएस कॉटन भी इसी के अंदर आती है। ये इंजीनियर्ड कॉटन है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की हुई है। इसको किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड डेयर। डेयर क्या है? ये डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर रिसर्च। सो इट डेयर मींस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो इन्होंने ना, अब देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो इन दोनों ने मिलके 5F का फॉर्मूला लॉन्च किया था। अभी 5F क्या है? कॉटन अगर उगेगी तो कहाँ उगेगी? फार्म में। फार्म से जाएगी फाइबर बनने के लिए, क्योंकि फार्म से तो सिर्फ कॉटन मिलेगी, कॉटन से कपड़ा बनेगा, फिर फैक्ट्री, देन फैशन, टू फॉरेन। 5F, व्हाट आर द 5Fs? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर केसीसी एनहांसमेंट। केसीसी क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, 7.7 करोड़ फार्मर्स के लिए ये है। लोन जो है 3 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया है। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, MISS, मिस। ठीक है, मिस स्कीम के अंदर, मिस स्कीम क्या है? मॉडिफाइड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी मॉडिफाई किया है, जो जिस ब्याज पे जितने पे देते हैं वो भी इन्होंने मॉडिफाई किया है, और सबवेंशन स्कीम है। इससे क्या होगा? जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, बिल्कुल जिनका मतलब आज जा रहे हैं, कमा रहे हैं और खा रहे हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। जो एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, साथ साथ पशुपालन कर रहे हैं, उनको बहुत सहायता मिलेगी। जो फिशरीज फार्मर्स है, जो मछलियां उगाते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। केसीसी की फुल फॉर्म किसान क्रेडिट कार्ड। कितनी स्कीम हो गई? 5 लाख हो गई। कितनी थी? 3 लाख। कितने फार्मर्स को बेनिफिट करेगी? 7.7 करोड़। अब अभी तक जितनी स्कीम्स पढ़ी आपने एग्रीकल्चर में पढ़ी थी, कितनी पढ़ी है आपने? 5। सबसे पहले तो सीड्स के ऊपर, कि अच्छी वैरायटी के सीड्स हो, 100 करोड़ का बजट है इनका। ठीक है, इसके अलावा आपका मखाना बिहार में बन रहा था। फिर धन धान्य दालों से रिलेटेड था। फिर कॉटन इन्होंने उगा दी, और केसीसी। ठीक है, अब आ जाओ MSMEs पे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये रहा। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च की है सबसे पहली स्कीम क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड इन्होंने भी अपनी 5 लाख लिमिट कर दी, कि भाई जब किसानों को हम 5 लाख दे रहे हैं, तो हम अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज को भी 5 लाख की लिमिट देंगे। और किस पोर्टल पे वो रजिस्टर कर सकते हैं? उद्यम पोर्टल। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्रेडिट कार्ड्स की लॉन्च की करने की स्कीम निकाली है, तो वो किसान लोग कहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं? उद्यम पोर्टल। 10 लाख ऐसे क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे पहले साल में। समझ रहे हो? तो अगर देखा जाए तो कितने का हो गया? 10 लाख इंटू 5 लाख, 50 लाख का आप ये समझ लो। इनका पूरा ये है कि ये लोग 50 लाख का एक साल में ये लोन देंगे। अगला, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो पहली बार जो अपना कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं उनके लिए है। उनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। टारगेटेड एट 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा 5 लाख लोगों को। पहली चीज, जिनमें विमेन और जो इंडिविजुअल SC ST कैटेगरीज से हैं, उन पे ध्यान रखा जाएगा सबसे ज्यादा। इसके अलावा इनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सपोर्ट दी जाएगी, कि भाई आप बिल्कुल अपना स्टार्टअप करो, स्किल डेवलप करो। आपको मैनेजरियल ट्रेनिंग चाहिए, कि मैनेजर कैसे मैनेज करना है, वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। किसने लॉन्च किया? वही सेम मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड इकोनॉमी। आगे अगला है फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फुटवेयर और लेदर में, जैसे टॉयज पे था, याद है? हमारे बजट में ये कहा गया है कि हम अब चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। कॉटन हम एक्सपोर्ट करेंगे, फुटवेयर हम एक्सपोर्ट करेंगे, चप्पल वगैरह, लेदर हम एक्सपोर्ट करेंगे, टॉयज भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, खिलौने भी एक्सपोर्ट करेंगे। अभी आपने देखा तो क्या बहुत वायरल हुआ था,
मैं भूल गई गाइस, वो जो बहुत वियर्ड सी डॉल थी, लबूबू, या राइट, आई एम सॉरी, लबूबू डॉल कितनी वायरल हुई थी। तो खिलौने की एक अमेजिंग इंडस्ट्री है, तो चलती रहती है, तो उस पे भी हम लोग एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देंगे। एनीवेज, पहले आ जाओ फुटवेयर और लेदर पे। तो 22 लाख जॉब बनेंगी, जिसका टर्नओवर रहेगा 4 लाख करोड़ का, ये माना जा रहा है। इट इज अ assumption कि 22 lakhs job will be created and they will give a turnover of 4 lakh करोड़। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें डिजाइन बनाना, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी वो चीज देखना, मशीनरी, कॉम्पिटिटिवनेस सब होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। तो इसमें मेनली क्या पूछा जा सकता है कि जो फोकस प्रोडक्ट स्कीम है, फोकस किस पे ध्यान, किस पे डाला जा रहा है, फुटवेयर और लेदर। सिंपल। सी, टॉय सेक्टर क्लस्टर्स। अब नेशनल एक्शन प्लान है ताकि एक बहुत ही बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाए हम, किसके लिए, टॉय इंडस्ट्री के लिए। इसको किसने सपोर्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज। 18 टॉय क्लस्टर्स यानी 18 फैक्ट्री से भी ऊपर के एस्टैब्लिश किए गए हैं, ताकि अच्छे से अच्छे, मतलब एक बड़े स्केल पे जो मेड इन इंडिया टॉयज वो बन सके और उनको इंपोर्ट्स ना हो। क्योंकि देखो, दो चीजें हैं, एक तो आपको एक्सपोर्ट करना है और एक इंपोर्ट को रोकना है। एक्सपोर्ट तब करोगे, बाहर देशों में तब बेचोगे, जब उस चीज से आपके देश की जरूरतें पूरी हो रही हो। टॉय की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपके देश बाहर से मंगा रहा है। तो पहले तो आप फैक्ट्री लगाओ कि भाई पहले हमारा देश मंगाना बंद करे। जब वो मंगाना बंद कर देगा तो हम इतनी प्रोडक्शन करेंगे कि हम दूसरों को भेज सकें। सिंपल सी चीज ये है। आगे सुनो, मैन्युफैक्चरिंग मिशन यानी क्लीन टेक, जो आपका एक वो है स्कीम। अब इसमें क्या हुआ, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का लॉन्च हुआ है ताकि क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग हो सके, जिसमें जो ईवी व्हीकल्स आते हैं आपके, ईवी बैटरीज आती हैं आपकी, विंड टरबाइन होती हैं जो विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, सोलर पीवी जो होते हैं वो सब जनरेट करते हैं, ठीक है। ये इसलिए इसका फोकस मेन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि लोगों को बिजनेस करने का मतलब आइडिया भी वो खुद दे रहे हैं कि तुम भैया सोलर का काम कर लो, विंड टरबाइन का काम कर लो, बैटरी का काम कर लो, तुमको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ठीक है। इसके अलावा किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। और मेन जो डिपार्टमेंट था वो कौन सा था, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सिंपल। अब आपने एडुकेशन, उसमें भी एग्रीकल्चर पे भी देख लिया, एमएसएमई पे भी देख लिया। अब हम बात करते हैं एडुकेशन से रिलेटेड कि शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में कौन कौन सी स्कीम्स। सबसे पहले है अटल टिंकरिंग लैब्स। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग 50,000 लैब ऐसी बनने वाली हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स को 20 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा एक स्कूल को, हर एक स्कूल को, कि वो एक लैब बनाए अपने स्कूल में और उसको मेंटेन करे, केमिकल्स वगैरह सब चीजें आएंगी, अटल टिंकरिंग लैब। इसके अलावा ये कौन से मिशन के अंदर ये बनाई जा रही है, अटल इनोवेशन मिशन बाय नीति आयोग, नीति आयोग इसको बना रहा है। और कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको हेल्प कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो, आप यहाँ देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं, अटल टिंकरिंग लैब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन देख रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट इनफैक्ट क्या करेगी, वो स्कूल को ब्रॉडबैंड भी देगी, वाईफाई कनेक्शन भी देगी, ताकि वो ये सब चीजें अच्छे से भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो सबसे कनेक्ट हो सके, यानी डिजिटल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, डिजिटल सोर्सेज देने वाली है गवर्नमेंट, ई लर्निंग की फैसिलिटी वो देने वाली है, टेली मेडिसिन इन स्कूल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स। सिंपल। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक, डिजिटल बुक्स, राइट। भारतीय भाषाओं में जो बुक्स मिलेंगी। सो इसका मेन एम ये है कि जो रीजनल लैंग्वेज में जो बुक्स होंगी ना, बच्चों को स्कूल में या यूनिवर्सिटी में बच्चों को उनके रीजनल लैंग्वेज में बुक्स मिलनी चाहिए। इसको किसने हेड किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हेड किया। बुक राइटिंग प्रोसेस जिसने, भाई बुक लिखी भी तो जाएंगी, तो कौन उसको हेड कर रहा है, यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, और भारतीय भाषा समिति, एक समिति बनी है भारतीय भाषा समिति, वो और यूजीसी मिलके उन बुक्स को लिख रहे हैं। ब्रिजेस लैंग्वेज बैरियर्स फॉर लर्नर्स वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म। सब मान लो कोई बुक है लेकिन वो किसी और लैंग्वेज में है, मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती, सो देयर इज वन ऑप्शन कि मैं वो ले लूं, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करूं, और भाई नहीं है अगर बुक तो वहां लैंग्वेज बैरियर आ जाता है ना। तो इसका मेन एम ये है कि लैंग्वेज बैरियर को ब्रिज करना, खत्म करना, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सारी बुक सारी लैंग्वेज में है, तो आपको जो पढ़नी है आप वो पढ़ सकते हो। अगला, 5 नेशनल सेंटर्स फॉर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। स्किल देने के लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ पर, एनएसटीआई इनको बोला जाता है, नेशनल स्किल
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर एंड लुधियाना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये इसके अंदर लीड कर रही है और स्किल डेवलपमेंट इसको लीड कर रही है ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग दे यानी बच्चों की जॉब लगे और ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप्स हो। अब हेल्थ से रिलेटेड डे केयर कैंसर सेंटर्स, कैन जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें डे केयर कैंसर सेंटर खोल दिए, 297 नए खुले हैं। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो बनाए जाएंगे जिसके अंदर कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट किया जाएगा, उनका फॉलो अप लिया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है और एक सेंटर की जो यूनिट सेंटर की कॉस्ट है 297 लॉन्च किए हैं और एक की कॉस्ट कितनी है, लगभग 1.49 करोड़। आगे पीएम स्वनिधि स्कीम रिवैम्प्ड। स्वनिधि स्कीम क्या है, अब देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ ये MOHUA, अगर आपने देखा हो ना ये लिखते हैं MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसने इसकी जो ये जो स्कीम है पीएम स्वनिधि, इस स्कीम की जो अवधि है उसको 2030 तक बढ़ा दिया है। अब 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स भी इसके अंदर आएंगे। ये करती क्या है स्कीम, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा ठेले वगैरह वाले, उनको लोन देती है, उनकी सब्सिडी बढ़ा दी उसने कि आपको छूट ज्यादा मिलेगी, उनको रुपए से लिंक क्रेडिट कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड दे रही है वो, समझ रहे हो। अब आ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, यानी जो बिल्डिंग्स वगैरह पे, तो सबसे पहला है अर्बन चैलेंज फंड। 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड बनाया है सरकार ने, जिसमें वो सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। बिल्डिंग्स सारी अच्छे से बनी होनी चाहिए, यानी जैसे देखे होंगे ना पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, नहीं अब सारी, मतलब अर्बन डेवलपमेंट फंड जो बनाया है 1 लाख करोड़ का उसका बजट है, जिसके अंदर पानी की बिल्डिंग्स, वाटर सैनिटेशन इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देखा जाएगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जो फंड है वो लगभग 25% बैंकेबल प्रोजेक्ट कॉस्ट को फंड करेगा, यानी जो ऑलरेडी बैंक में जो प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे 25% अमाउंट तो ये उसमें जाएगा उसको सपोर्ट करने के लिए, और जो बचा है उस वो जाएगा बॉन्ड्स में, बैंक के लोन में, PPP में। नाउ अब एक चीज और चीज मैं बता दूं, 10,000 करोड़ का तो एलोकेशन सिर्फ 2025-26 के लिए हुआ है। ठीक है, ये इंप्लीमेंट किसने किया, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने। अगला विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, इंडिया पोस्ट एज रूरल हब्स। जो इंडिया का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, जो पोस्ट ऑफिस वाला डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी पोजीशन अब चेंज कर दी। अब इसको कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी कैसे बढ़ाएं, जो ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी है उसको कैसे बढ़ाएं। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में तो बैंक भी होते हैं ऑब्वियसली, बट पोस्ट ऑफिस तो बहुत पहले से है ना, तो पोस्ट ऑफिस की जगह बदल दी, जगह या मतलब फिजिकली जगह की बात नहीं कर रही, उनको लोग अलग नजरिए से देखेंगे ये स्कीम्स के बाद। अब वहां पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सकता है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, बहुत सारी स्कीम्स अब जब पोस्ट ऑफिस में आप कराते हो ना, तो आपको सेम बैंक वाला इंटरेस्ट मिलता है, साथ में क्रेडिट कार्ड की सुविधा वहां पे वो आपको दे रहे हैं, लोन की सुविधा वो आपको दे रहे हैं, डेबिट कार्ड वो आपको दे रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा फिर आपको, नहीं, सब कुछ आपके फोन से लिंक हो जाएगा, आप सब कुछ देख सकते हो। तो इट इज बिकमिंग बैंक्स ओनली। सो अब इसमें क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप ले सकते हो कि मान लो मेरे को था, मेरे को ट्रांसफर कराना है कहीं और, तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। क्रेडिट, इंश्योरेंस, अगर कुछ डिजिटल सर्विस देनी है, EMI लेना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लगभग 1.5 लाख रूरल पोस्ट ऑफिस जो हैं और जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स जो हैं वो एक्सेसिबल हैं, वो अवेलेबल हैं स्कीम्स के लिए, सर्विसेज के लिए, कि तुमको कोई भी स्कीम चाहिए आप चले जाओ। 1.5 लाख कितने होते हैं समझ रहे हो। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, इंटरप्रीनरशिप्स हैं, विमेन हैं, फार्मर्स हैं, सबको ये रूरल एरियाज में स्पेशली पूरा सपोर्ट देगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज एनहांस्ड क्रेडिट गारंटीज। अब देखो द क्रेडिट गारंटी स्कीम CGS, ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम जो MSE के लिए है, यानी मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज, ये कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, MSME चला रही है। वो क्रेडिट दे रही है 10 करोड़ का, क्रेडिट गारंटी स्कीम 10 करोड़ का दे रही है MSEs को, ठीक है, माइक्रो और स्मॉल को। और जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स है CGSS जो है, वो 20 करोड़ दे रही है जो स्टार्टअप कर रहे हैं। जो छोटी मोटी फैक्ट्रीज है उनको 10 करोड़, लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से उनको 20 करोड़ का। और
कौन सा डिपार्टमेंट देख रहा है एंटरप्रेन्योरशिप वाला? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है। दोनों स्कीम्स कोलेटरल फ्री लैंडिंग देती है, यानी कुछ आपको गारंटी में रखने की जरूरत नहीं होती। जैसे पहले क्या होता था कि आपको लोन चाहिए तो आपने अपना घर के पेपर्स रख दिए कि आप मैं हमारा घर गिरवी है, गिरवी बोलते हैं ना उसको, कोलेटरल बोलते हैं। तो अगर आप लोन नहीं दोगे तो वो घर ले लेगा बैंक आपसे, तो वो चीज। तो आप देख रहे हो दोनों स्कीम में कोई कोलेटरल नहीं देना। तो 10 करोड़ 20 करोड़ तो बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ा अमाउंट है, सॉरी। और उसमें भी आपको कोलेटरल नहीं देना है बिल्कुल भी। ठीक है। अगला देखो, चलो फटाफट से क्विज करते हैं। वीडियो एंड नहीं हुई है, ये सिर्फ बजट पे अभी क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं बीच में। चलो फटाफट से करते हैं। ओके, सबसे पहला, टोटल बजट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है टोटल? लगभग 50 लाख के अराउंड का था, तो 50 लाख। कितनी अटल टिंकरिंग लैब्स बनने वाली हैं? 50,000 बनने वाली हैं, राइट। एडुकेशन सेक्टर पे कितना बजट एलोकेट किया है? अच्छा यार, जितना मुझे याद आ रहा है सबसे ज्यादा डिफेंस में था, डिफेंस के बाद एडुकेशन पे ही था ना, 266। कौन सा मिशन है जो हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड डेवलपमेंट वो देगा? तो नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। मैक्सिमम लोन लिमिट क्या है जो न्यू माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसके लिए? 5 लाख की स्कीम है, पहले 3 की थी, अब 5 की कर दी। ये सिर्फ 5 क्वेश्चन डाले हैं, कम से कम भी 15 क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं वेब कक्षा 360 की वेबसाइट पे, उनको अटेम्प्ट कर लेना। यही कि यही बजट पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। अब अब आ जाओ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की, अगर मैं बात कर रही हूं तो जैसा कि आपको दिख रहा है इस बार का जो, अगर मैं देखूं ना, ये इन्फ्लेशन रेट है। ये तो है टोटल इन्फ्लेशन रेट। एक सेकेंड, ये है अरे, महंगाई के रेट्स कितने हैं आप देख सकते हो, पहले से घटी है बट अब बढ़ रही है। और ये रूरल रेट्स है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई कितनी बढ़ी है। तो ये तो दिख रहा है ना कि ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में तो महंगाई बहुत कम, मतलब मैं ऐसा नहीं है महंगाई बढ़ नहीं रही, पर वहां इतनी थी ना शुरुआत से ही। शहरों में इतनी थी तो इसमें इतनी है। मतलब क्या है कहने का, जो हमारी हेडलाइन इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेशन है पूरे इंडिया की कंबाइंड, अप्रैल में 2.92% हुई है, जुलाई में 1.18%, तो घटी है ना महंगाई। अगस्त में 2.07%, तो अगस्त में वापस से बढ़ गई। ठीक है। ये अप्रैल का है पूरा डेटा, अरे ये अप्रैल का है, ये जुलाई का है, और ये अगस्त का है। तो अप्रैल से घटी है जुलाई में, अब जुलाई से बढ़ रही है अगस्त में। तो गांव में भी इतना ही हो रहा है, पर ओवरऑल रेट देखोगे तो बहुत कम। देखो, अब जैसे अप्रैल में शहर में इतनी थी तो गांव में इतनी थी, कितनी कम है, 2.92 और 1.85। ऐसे जुलाई में वो 1.18 हो गई, तो जुलाई में इधर 1.74 हो गई। अगस्त में 2.07, तो इधर -0.70। तो मतलब इसमें घट ही रही है ना पहले से। फूड इन्फ्लेशन, ये और चीज ध्यान से देखना, देखो एक सेकेंड। जो फूड इन्फ्लेशन हुआ है, जो खाने में जो महंगाई बढ़ी है, वो बहुत कम बढ़ी है, वो मतलब नेगेटिव है, वो बढ़ी ही नहीं कायदे में अगर देखा जाए 2025 के लिए। चलो, तो इन्फ्लेशन हो गया आपका, यूनियन बजट हो गया, आपकी स्कीम्स हो गई। अब मैं बात करती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में, विच इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो बेसिकली है क्या, कंज्यूमर मतलब ग्राहक, तो ग्राहकों के प्रोटेक्शन के लिए ये एक एक्ट है जो उनकी सेफ्टी देखेगा, उनको इंफॉर्मेशन सारी है या नहीं वो देखेगा, उनके पास उनकी चॉइस उनको मिल रही है, राइट टू बी हर्ड, उनको सुने जाने का उनके पास हक है कि आप अपनी बात सुना सकते हो। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी सारी रिड्रेसल वो करेगा, या सारी चीजों को एड्रेस करेगा। ये किस किस को अब अप्लाई होगा? अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ खरीद रहे हो उसको तो होगा ही, ऑफलाइन जगह पे भी होगा। ठीक है। अब सबसे पहले, अब मेन चीज, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये सेक्शन 10 जो था ना इस एक्ट का, उसके अंतर्गत ये स्टैब्लिश हुई थी। ये एक नेशनल रेगुलेटरी और एनफोर्समेंट बॉडी है। ठीक है। इसके अलावा इसकी पावर्स क्या क्या है? इट पावर्स टू इन्वेस्टिगेट वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स। अगर किसी भी ग्राहकों के जो अधिकार है उनके साथ कुछ गलत होता है,
तो उसको इन्वेस्टिगेट ये करेगा। अगर कहीं पे सही काम नहीं चल रहा, अनफेयर हो रहा है कुछ काम, उसको ये देखेगा। अगर अनसेफ गुड्स कोई बेच रहा है, मतलब जैसे आप देख रहे हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऐड हुई है वो हुई है फेक एड्स। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी ऐड आते हैं, आप क्लिक करोगे वो होती ही नहीं है, पिक्चर भी वो नहीं होती। तो फेक एड्स अगर आप दोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। इसके अलावा रिफंड डायरेक्टली आया करेंगे अब सीधा, ऐसा नहीं है कि वॉलेट में आ रहा है, सीधा रिफंड आएगा। पैनलाइज होंगे अगर आपकी कंप्लेन हो गई कंज्यूमर कमीशन के उसमें, तो अगर आपने एड भी गलत दे रखा होगा ना, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके अलावा कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, ठीक है, जो एनसीडीआरसी है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाई है, नेशनल लेवल पे तो नेशनल जुड़ गया, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ही, वो एस्टैब्लिश हुए हो रखे हैं ऑलरेडी, जो स्पीडी रिकवरी के लिए और इनएक्सपेंसिव रिकवरी के लिए, कि ज्यादा महंगा ना पड़े कस्टमर्स को और फटाफट काम हो जाए। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो कोर्ट्स बनी है इनके अंदर, इन कोर्ट्स में प्रॉपर हियरिंग होती है, ठीक है, दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली में तो हेडक्वार्टर है नेशनल लेवल का। तो इसमें ऑनलाइन भी आप कर सकते हो ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अपना केस वो कर सकते हो। और इसके अंदर अगर 21 दिन के अंदर नहीं होता, तो 21 दिन के अंदर मान लो वो नहीं आया, आपने अमेजन फ्लिपकार्ट या किसी के भी अगेंस्ट आपने कोई कंप्लेन की, 21 दिन के अराउंड जो भी हियरिंग हुई वो नहीं आए, तो वो डीम्ड एडमिसिबिलिटी, यानी कि उन्होंने अपने आप को मान लिया कि वो गलती है, वो ये मान लिया जाएगा। इसके अंदर कॉम्पेंसेशन भी आपको फाइनल उसमें जजमेंट में मिल सकता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट रिकॉल एंड इम्पोज पेनल्टीज, पेनल्टी वगैरह भी उसमें लग सकती है। इसके अंदर मेनली ये किस लिए आया है कि मीडिएशन हो सके, एक समझौता हो सके कंपनी के बीच में या सेलर के बीच में और खरीदने वाले कंज्यूमर के बीच में। इसके अलावा इसमें प्रोडक्ट की लायबिलिटी रहेगी कि हाँ भाई प्रोडक्ट सही है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई होगा उसकी लायबिलिटी रहेगी, उसकी जवाबदेही रहेगी, ठीक है। जो कंपनीज हैं, जो ये ई प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लोग जवाब देंगे कि हाँ भाई ये चीज गलत है। ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई अमेंडमेंट अभी तक तो नहीं हुआ है 2025 में, जो उन तब था अभी भी वही है। चलो अब इस वाले एक्ट में राइट्स क्या है वो भी देखो और पेनल्टीज क्या है वो भी देखो। ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस एक्ट का। अब सबसे पहले बात करते हैं राइट्स, हमारे हिस्से क्या, हमारे हक क्या क्या है। राइट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर कहीं पे झूठा बिल है, आपको वो बिल नहीं दे रहा, अगर आपने उसने आपसे झूठा एड दिखा के आपने कुछ खरीदवाया है, तो वो गलत है, आपको उस चीज का अधिकार है उसके लिए कंप्लेन करने का। राइट अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज जो है आपको गलत प्रोवाइड कर रहा है, डिफेक्टिव कोई चीज टूटी हुई आई है, तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। अगर वो नहीं मानते, वो खुद से आपको रिफंड नहीं देते, तो राइट टू सीक रिड्रेसल एंड एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन फॉर हार्म लॉस इंजरी बाय फॉल्टी प्रोडक्ट्स, अगर कोई प्रोडक्ट गलत आ गया उसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हो गया, आपका कुछ चीज का नुकसान लॉस हो गया, आपको चोट लग गई, उसका भी आपको कंपेंसेशन यहाँ पर मिलेगा। पेनल्टी क्या है, चलो अगर गलत एडवर्टीजमेंट डाला है तो 2 साल की, तो पहली बात तो इम्प्रिजनमेंट, उसके बाद 10 लाख का फाइन पहले साल के लिए, अगर पहले साल नहीं, पहली बार अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो। लेकिन अगर वो बार बार मतलब एक रिपीटेड ऑफेंसर है, तो 5 साल की तो कैद और 50 लाख का फाइन। 2 10 5 50 सिंपल। अच्छा, इसके अलावा प्रोडक्ट हट जाएगा बिल्कुल ऑनलाइन जगहों से, तो बिल्कुल एडवर्टीजमेंट खत्म हो जाएंगे और बैन लग जाएगा पब्लिकेशन पर। वो भी कौन ऑर्डर करेगा, सीसीपीए, कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। ये है, चलो अब इस पे क्विज करते हैं फटाफट इस वाले राइट पर, तो 1 सेकंड का टाइम देना। अच्छा, ये कब इनेक्ट कब हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, राइट। कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए किस लिए स्टैब्लिश हुई है, कंज्यूमर को रजिस्टर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट अनफेयर ट्रेड एंड एनफोर्स कंज्यूमर राइट्स, बिल्कुल, कि कहीं पे अगर कुछ गलत काम हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बनी है वो अथॉरिटी, ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट अंडर द एक्ट, राइट टू सेफ्टी, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू प्रॉफिट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। भाई राइट टू प्रॉफिट कैसे होगा, वो आपके हक के लिए लड़ रही है, ठीक है, जो रिड्रेसल कमीशन है वो आपके हक के लिए लड़ रहा है, तो आपको प्रॉफिट नहीं, आपका जो नुकसान हुआ है बस उसकी भरपाई, प्रॉफिट नहीं दिलाना चाहता वो आपको, बस आपका नुकसान नहीं कराना चाहता। व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी, जैसे मैंने बताया ना, नेशनल लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ध्यान रखना। पंचायत लेवल पे कोई नहीं होता रिड्रेसल, ठीक है। मैक्सिमम पेनल्टी बताओ,
मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए अगर पहला ऑफेंस है तो 2 साल 10 लाख, राइट। तो 10 लाख और 2 साल का इम्प्रिजनमेंट, सिंपल है। तो ये 5 क्वेश्चन है, ऐसे ही 15 क्वेश्चन की क्विज मैंने डाल रखी है नेशनल कंज्यूमर एक्ट पे। सो विजिट आवर वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको अटेम्प्ट करो और यहीं के यहीं अपना टॉपिक कंप्लीट करना। चलो अब हम बात करते हैं यूनिसेफ की फाइंडिंग्स की, ठीक है, जो यूनिसेफ ने फाइंड आउट किया है। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फोरम, इसने ये फाइंड आउट किया है इस बार कि जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो बहुत, देखो लोग या तो ओबीज हैं यानी मोटे हो रहे हैं, या अंडरवेट हैं जिनको खाना नहीं मिलता, मतलब उनका वेट कम है। तो अब की, पहले क्या था कि पहले अंडरवेट वाले ज्यादा थे या बराबर थे, जैसे भी था। अब की बार ओबेसिटी ज्यादा हो चुकी है, 5 से 19 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनके लिए ओबेसिटी की जो परसेंटेज है दैट इज 9.4% और अंडरवेट है 9.2%। तो ज्यादा फर्क नहीं है, बट जितना भी है ओबीज लोग ज्यादा हैं। तो टोटल ओवरवेट कितने हैं ओबीज को मिला के? 391 मिलियन। तो अब आप सोचो 9.4% का मतलब हो गया 391 मिलियन पॉपुलेशन इज ओवरवेट। ओके, चलो अब आ जाओ इंडिया की ग्लोबल एचडीआई रैंकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई मींस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमारी रैंकिंग है 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, 2025 की मैं बात बता रही हूँ। ये एचडीआई रैंकिंग कौन निकालता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा कैटेगरी 130 है जैसे हमारी रैंक, तो हमारी इंप्रूव हुई है, पहले 133 थी, तो ह्यूमन डेवलपमेंट कम हो रहा था, अब 130 हो गई, यानी 3 गुना हमने बढ़ा दिया। तो हम लोग आते हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट रेंज में, जैसे इसमें हाई, मीडियम और लो बना रखी है, तो हम लोग मीडियम में आते हैं और हम बहुत पास हैं हाई वालों के। मैं ये भी बता दूं, बॉर्डर लाइन पर है, ठीक है, जहां हाई खत्म हो रहा है और मीडियम शुरू हो रहा है, हम वहां पर करते हैं। रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर रही हूँ, ये बजट में रिलीज नहीं हुई थी, ये वैसे स्कीम्स हैं। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है, पीएम वीबीआरवाई, वीबीआरवाई के नाम से तो बहुत ज्यादा आता है, विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई है। 99,446 करोड़ रुपए का इसका बजट है और 3.5 करोड़ नई जॉब बनेंगी 2027 तक, ठीक है। इसके लिए ना जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं, जो पहले बार एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयज का मतलब समझ गए ना, यानी जो पहली बार जिनको जॉब मिलेगी, तो वो नए ईपीएफओ मेंबर्स होंगे, उनकी मंथली वेज होगी लगभग 1 लाख। फोकस रहेगा फ्रेश लोग फील्ड में आए, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट इंसेंटिव दिया जाएगा 15,000 रुपए तक का, 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 6 महीने के बाद और 12 महीने के बाद। इसके अलावा फंड्स जो ट्रांसफर होंगे आधार बेस्ड, जो भी इनका पूरा डेटाबेस होगा उसके थ्रू इसके पास जाएंगे। तो एम्प्लॉयज को यानी जो जॉब करेंगे उनको भी बेनिफिट है भैया, 1 लाख मंथली वेज, आप समझ रहे हो, जिसमें 15,000 रुपए का तुमको बोनस भी मिलेगा पूरे साल में। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा ये ना ईपीएफओ के साथ काम करेंगे, एम्प्लॉयर्स के लिए यानी जो जॉब देंगे उनको 3,000 रुपए हर महीने का इंसेंटिव मिलेगा। जितने तुम नए है, एक जना हायर किया, 3,000 रुपए हर नए बंदे पे आपको पर मंथ आपको मिलेगा 2 साल तक, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो 4 साल तक आपको मिलेगा। इसके अलावा इससे क्या होगा कि जैसे ना लोग क्या करते हैं कि इनफॉर्मली जॉब देते हैं, कि हाँ उनका नाम नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा रुपए देना पड़ेगा ना फिर टैक्स में उनको, तो अब वो क्या करेंगे, फॉर्मली जॉब कराएंगे क्योंकि सरकार उनको उस चीज के रुपए देगी, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल फोकस किस पे रखेंगे, सारे सेक्टर्स के अंदर कवर हो सारे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटाइजेशन दिया गया है, ऑब्वियसली बात है, जब 4 साल तक सब्सिडी देंगे वो 3,000 रुपए पर हायर, तो मैन्युफैक्चरिंग को तो ऑब्वियसली बात उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ईएलआई स्कीम भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। पीएम जन धन योजना, पीएम जन धन योजना क्या है? तो अभी देखो, आपने धन धान्य योजना पढ़ी थी, वो पल्सेस वाली थी, ये है जन धन योजना। जन धन योजना के अकाउंट खुले थे, आपको ये पता होगा है ना, जिन जिन के अकाउंट थे सबके खुले थे। तो आपको पता हो अगर इस अगस्त तक लगभग 55.16 करोड़ अकाउंट टोटल खुल चुके हैं। उनमें कितना रुपया है टोटल मिला के? 2.67 लाख करोड़।
एवरेज भी निकालोगे ना हर अकाउंट में लगभग 4,768 रुपए 4,768 पर अकाउंट में है ही है। समझ रहे हो, एवरेज औसतन तौर पे। जिसमें से जो इतने करोड़ अकाउंट्स है ना, 55.16 करोड़ अकाउंट्स, इसका 67% तो रूरल एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र में। 56% है जो विमेन, जिसपे विमेन का अधिकार है। इसके अलावा 38 करोड़ से भी ऊपर डेबिट कार्ड इशू कर चुके हैं, मतलब समझ रहे हो। अच्छा, इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होते हैं, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस में, वो भी इन्हीं इस बैंक अकाउंट्स के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, चलो अगला है अंगीकार 2025 कैंपेन फॉर पीएमएवाई अर्बन 2.0। अंगीकार याद रखना, अंगीकार मिनिस्ट्री ऑफ, ये एमओएचयूए महुआ ने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 4 सितंबर से 31 अक्टूबर 2 महीने तक की ये स्कीम है। इसके अंदर अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जाएगी कि कैसे आप एप्लीकेशंस को वेरीफाई करोगे, कैसे हाउसेस जो देने हैं पीएमएवाई में, जो अर्बन 2.0 में, जो घर आवास आवास जो आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें घर देने हैं तो लोग एप्लीकेशन देते हैं, वो एप्लीकेशन वेरीफाई होती है तो उनको घर अलॉट होता है। तो ये बेसिकली जो अंगीकार है, ये सिर्फ इसलिए है कि कैसे आप उन एप्लीकेशंस को जल्दी से जल्दी वेरीफाई कर सकते हो। तो लास्ट माइल डिलीवरी, यानी जो, मतलब आप ये समझ लो, पीएमएवाईयू को दूसरे बेनिफिट्स के साथ भी इन्होंने जोड़ दिया, जैसे पीएम सूर्य घर योजना के साथ। उसमें क्या था, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, सोलर पैनल लगा रहे थे, राइट, याद है। ये भी आपको मैं दूसरी स्कीम में बता चुकी हूँ, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और उससे रिलेटेड स्कीम्स मैंने समझाई है, तो वो भी जरूर देख लेना, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम्स। 11 म्यूजियम बनाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 10 स्टेट्स में, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम और गोवा। 3 म्यूजियम तो पूरे हो भी चुके हैं, 8 अभी बनने लग रहे हैं। इसलिए ताकि जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, आपने सुना होगा ना, संथल कम्युनिटी का रिबेलियन हुआ था, मोपला, ये सब ट्राइबल रिबेलियन रिबेल्स थे, जो कि इंडिपेंडेंस टाइम पे, मतलब उन्होंने अपने आप को बचाया है। उनके बारे में कहीं आपको क्लियरली कुछ नहीं मिलेगा, तो उनको ऑनर करने के लिए ये म्यूजियम बनाए गए हैं। इनके अंदर सारी एमेनिटीज, सारी फैसिलिटीज बिल्कुल मॉडर्न है, लाइक वर्चुअल रियलिटी है, 3D 7D प्रोजेक्शन है, आपको चश्मा पहनोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप बिल्कुल बराबर में खड़े हो उसके। डिजिटल आर्काइव्स है, जो पुरानी बुक्स हैं, हर चीज डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। चलो अब तो बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, जीएसटी रिफॉर्म्स अभी सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई थी, राइट। तो रेट रेशनलाइजेशन कर दिया बिहार और हरियाणा ने। अब पहले मैं बताती हूँ कि हुआ क्या है। पूरे इंडिया में जीएसटी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, अब सिर्फ 2% है, 5% और 18%, 12 और 28% वाले स्लैब हटा दिए। तो जितनी भी चीजें बाकी और स्लैब्स में थी, या तो वो 5 में आ गई, या 18 में आ गई, या नो जीएसटी के स्लैब में आ गई, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। अब 40% रेट है अभी भी, लेकिन किस चीज पे है, सिन गुड्स यानी तंबाकू, एयरेटेड ड्रिंक्स, इन पर होता है 40% जीएसटी। इसके अलावा कुछ कार भी 40% के स्लैब में आ रही हैं, कुछ कार ऐसी हैं जो 18% में भी आ रही हैं, समझ रहे हो। बट कुछ कार ऐसी हैं जो 40% के स्लैब में आ रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो इंजन होगा वो 1500 सीसी या 1500 सीसी से ऊपर का होगा, वो इंजन का हिसाब है उसमें। इसका मेजर फोकस ये था कि जो इसेंशियल्स हैं, जरूरी की चीजें हैं, फार्म्स के इक्विपमेंट है, हेल्थ सर्विसेज हैं, उन सबको सस्ता किया जाए। और कैसे सस्ता कर सकते हैं, या तो वो नो टैक्स स्लैब में रखेंगे या 5% वाले में रखेंगे। तो 18% जिस पे था वो 5% में आके, तो सोचो ना कितने परसेंट का फायदा हुआ है। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स, हाई वैल्यू, इन सबको भी 28 से 18 में ले आए। अब स्टेट वाइज क्या चीजें हुई हैं ये समझो। हरियाणा में जो फार्म मशीनरी है, जो खेतों में जो मशीन्स लगती हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, उन पे जीएसटी 18% से 5% पे आ चुका है, आफ्टर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बेनिफिट लोकल फार्मर्स। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल वो किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आप ये कर दो। बिहार में भी हुआ है ट्रैक्टर्स पे, ठीक है, उन्होंने भी सेम यही किया, 18 से 5% पे ले आए। इसका इंटेंडेड इम्पैक्ट क्या है, यानी गवर्नमेंट क्या देखना चाह रही है, यानी इससे क्या रिजल्ट चाहिए।
यूनिफॉर्म जीएसटी अक्रॉस स्टेट, सारे स्टेट्स में एक जैसा जीएसटी हो जाए। एमएसएमईज के लिए मतलब थोड़ा सा ज्यादा आराम मिल जाए फार्मर्स को, मिडिल क्लास लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा और देश उन्हीं पे चल रहा है। तो अगर देश उन पे चल रहा है तो उनकी जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए, राइट। रेट चेंजेस ड्रिवन बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट स्पेसिफिक डिमांड्स फॉर ग्रोथ एंड अफोर्डेबिलिटी। तो अब स्टेट और सेंट्रल मिलकर काम करेंगे तो इन्फ्लेशन जो बढ़ती जा रही है वो ऑटोमेटिकली कम ही होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी आपकी कंप्लीट मैराथन जिसमें आपने बजट कंट्रोल, आपने बजट पूरा पढ़ लिया है, यूनिसेफ की फाइंडिंग्स कर ली है, इन्फ्लेशन का आपने पढ़ लिया है, बिल्स पढ़ लिए हैं, स्कीम्स भी पढ़ ली हैं। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि ये करने के बाद, रिवाइज करने के बाद हमारे वेबसाइट पर जरूर जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और इससे रिलेटेड क्विज तो जरूर देख लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।